ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ पीसी। ठीक है, तो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं पीसी में। लेट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं देखते हैं। इनपुट और ये आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मतलब कि हम कमांड देते हैं। ठीक है, डिवाइसेस को हम कमांड देते हैं, जैसे कि मान लो हम माउस यूज कर रहे हैं। ठीक है, माउस क्या करता है, एक कमांड देता है कि मुझे ये काम करना है। तुम क्या कर रहे हो कि तुम फाइल ओपन करने का काम कर रहे हो। ठीक है, डबल क्लिक कर दिया और तुमने वो फाइल ओपन कर दी। ये क्या करता है, यूजर एक कंप्यूटर को कमांड देता है, वो होता है एक इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड, तुम ऐसे टाइप कर रहे हो तो वो डेटा जो कि कीबोर्ड का है, जो हम टाइप कर रहे हैं, वो सारा का सारा पीसी में चला जा रहा है। ठीक है, या फिर तुम अल्टर F4 करके कौन सा भी डिवाइस या फिर कौन सा भी सॉफ्टवेयर बंद करना चाहते हो तो अल्टर F4 करके तो वो सॉफ्टवेयर बंद कर सकते हो। ठीक है, ये होते हैं इनपुट डिवाइसेस। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और राइटिंग पैड, जब अभी मैं जिस पे लिख रहा हूँ वो हो गया राइटिंग पैड, और स्कैनर, थंब स्कैनर। ठीक है, स्कैनर भी हम यूज कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, बेस्ट एग्जांपल इज आवर डेस्कटॉप या फिर मॉनिटर भी कह सकते हो। मॉनिटर हो गया हमारा या आउटपुट डिवाइस, जो भी हमें दिया जाता है। प्रिंटर एक हो गया। ठीक है, प्रोजेक्टर, ये हो गए हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। पीसी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, मतलब कि सीपीयू के अंदर जो भी होता है उसको हम पीसी कंपोनेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारी रैम होगी, जो हम मेन मेमोरी को रैम कहते हैं। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके लिए स्लॉट्स होते हैं, हम उस पर हमारे रैम डाल सकते हैं। और रोम होता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी होती है हमारी रैम, और सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारी हार्ड डिस्क, एचडीडी या फिर एसएसडी कह सकते हो। ठीक है, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कीबोर्ड अडेप्टर हो गया, जहाँ पे हम कीबोर्ड के पिंस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम का क्लॉक्स, उनके माउस ऑपरेटर्स। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर्स, ये डिस्क कंट्रोलर का भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, साउंड कार्ड्स हो गए, पावर सप्लाई, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, हम जहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं। कूलिंग फैंस, ये कूलिंग फैंस की यूज़ किए जाते हैं जो हमारा मेन प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर, कौन से प्रोसेसर, हमारे इंटेल का हो गया, हमारे राइजन हो गया, राइजन ये प्रोसेसर, इस पे हम हमारे कूलिंग फैंस लगाते हैं। ठीक है, कूलिंग फैंस हो गया। मल्टीफंक्शनल बोर्ड कंटेनिंग, मतलब कि जहाँ पे हम सिस्टम क्लॉक, सीरियल पोर्ट्स होते हैं। प्रिंटर स्लॉट, मतलब कि हम यहाँ पे प्रिंटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज मदरबोर्ड ऑफ पीसी, द मेन थिंग इन कंप्यूटर सिस्टम इज आवर मदरबोर्ड। बिकॉज ऑफ द मदरबोर्ड हम कौन से डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, सारे के सारे, जैसे हमारा प्रोसेसर, रैम, रोम, और क्या क्या होता है, रैम, रोम, फिर प्रिंटर हो गया। जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये हो गए इनपुट और ये हो गए हमारे आउटपुट डिवाइसेस। जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हम सारे के सारे मदरबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ द मदरबोर्ड ये सारे के सारे डेटा ट्रांसफर करते हैं थ्रू डेटा बसेस, और एड्रेस भी ट्रांसफर करते हैं थ्रू एड्रेस बसेस। ठीक है, मदरबोर्ड की वजह से हम सारे के सारे प्रोसेसर, फैंस, कूलिंग सिस्टम्स, रैम, रोम, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। सीपीयू चिप हो गया, सीपीयू चिप मतलब कि इंटेल के या फिर राइजन का प्रोसेसर। पेन ड्राइव, प्रिंटर, फैन,
बहुत सारी चीज़ें तुम लगा सकते हो। इसमें बसेस भी होते थे, जैसे कि डेटा बसेस और एड्रेस बसेस, ये हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। सॉकेट्स फॉर एडिशनल बोर्ड्स, मतलब कि हम एक यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट करके उसको मल्टीपल यूएसबी डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीम में जो गेमर्स होते हैं, जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो एडिशनल बोर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं कंप्यूटर्स के या फिर पीसी के, जिसका ऑफिस का सारा काम वो अपने पीसी पे करता है, वो एडिशनल बोर्ड्स लगाता है, ठीक है। हीट सिंक, मतलब कि कूलिंग का एरिया बाहर निकाले, जो भी हीट अंदर रह चुकी है सीपीयू का अंदर, वो बाहर निकालने के लिए। सीरियल पोर्ट्स, इथरनेट केबल तुम कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। तुमने कंप्यूटर यूज़ किया होगा या फिर पीसी लैपटॉप जो भी तुमने यूज़ किया है, वही सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मदरबोर्ड इज अ physical arrangement in computer that contains the computer's basic circuitry and components. It consists most of the electronics components. म्हणजे जो मैंने जब अभी बताया वही सारे होते हैं। जैसे हो गया हमारा पेन ड्राइव, हो गया प्रिंटर, हो गया स्कैनर, हो गया ये राइटिंग बोर्ड जिसमें मैं अभी लिख रहा हूँ वो हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड्स हो गया। तुम्हें कोई भी अदर डिवाइसेस, तुम्हें मोबाइल को कनेक्ट करना है, वो भी तुम कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मदरबोर्ड को तुम सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम एक्सटेंशन ले सकते हो, जैसे कि एप्पल जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी एक कंप्यूटर ही है, उसको भी मदरबोर्ड है। जो मैकबुक एयर यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि एक एक्सटेंशन ले लेते हैं, जिसमें ये जो कंप्यूटर्स के पोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे यूएसबी केबल में कनेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर, बस इज अ डेटा पाथ इन on the computer's motherboard interconnect the microprocessor within a computer, ठीक है। जो भी ये डेटा बसेस होते हैं वो डेटा एक पाथ देते हैं कंप्यूटर को, रैम को, और रैम से हमारे एसएसडी हो गया या फिर एचडीडी, उनको डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इट इंटरकनेक्ट्स द माइक्रोप्रोसेसर विद कंप्यूटर। द बस इज डेटा पाथ इन द कंप्यूटर अटैचमेंट्स टू द मदरबोर्ड इन एक्सटेंशन स्लॉट्स, मतलब कि यहाँ पे हम हमारे जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, मान लो कि तुम पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे हमारे बसेस होते हैं, जो डेटा बसेस हो गए या फिर एड्रेस बसेस होते हैं, वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सच एज हार्डवेयर ड्राइव्स, सीडी रोम्स, ग्राफिक्स अडेप्टर, ठीक है। व्हाट आर द सीपीयू प्रॉपर्टीज? सो सीपीयू की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सीपीयू स्पीड, मतलब कि जो पुराने वाले पीसीस थे उसमें जो सीपीयू लगा हुआ होता है, वो सीपीयू हम विंडोज 10 में चला सकते हैं क्या? जो पुराने वाले पेंटियम के प्रोसेसर जो है, उसमें हम क्या यूज, पेंटियम के जो प्रोसेसर है उसमें हम कौन सा ओएस यूज करते थे? विंडोज एक्सपी या फिर विंडोज एनटी, ये सारे के सारे प्रोसेसर्स हम यूज करते थे, ठीक है। उनका स्पीड उस ऑपरेटिंग सिस्टम से अलाइन करता था, मतलब कि वो बहुत ही आसानी से डेटा ट्रांसफर कर सकते थे, या फिर कौन सा भी काम हो गया, सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा या फिर क्लोज करना होगा, वो सारे के सारे बहुत ही इजीली हो जाते थे। बट अब हम पेंटियम का प्रोसेसर हम अब यूज करेंगे और उसमें विंडोज 10 का ओएस हम इंस्टॉल करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि वो सेम स्पीड दे पाएगा? नहीं दे सकता, क्योंकि पेंटियम ये पुराना प्रोसेसर है, और जब ये अब जो नए प्रोसेसर्स रिलीज हुए हैं वो सारे के सारे विंडोज 10 पे काम करने वाले होते हैं, जो कि विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 11, इन सारे ओएस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हर एक प्रोसेसर की क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हर एक प्रोसेसर को अलग तरह से नाम भी दिया जाता है, और उसकी क्लॉकिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी डिफरेंट रहती है। उसमें होगा हमारा कैशे, और जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर का जो स्पीड है, या फिर कोई भी फाइल एग्जीक्यूशन का, फाइल ओपनिंग का जो भी स्पीड रहता है, वो सारे के सारे प्रोसेसर्स में अलग होता है, ठीक है। मैं जो अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो
इंटेल i5 8 जनरेशन का है। तो मैंने इसमें विंडोज़ 11 डाल दिया, अभी तो मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ। विंडोज़ 11 डाल दिया तो ये प्रोसेस बहुत ही धीरे करेगा, ठीक है। यह डिफरेंस होता है सीपीयू स्पीड में। ओके, वर्ड साइज, जो तुम सॉफ्टवेयर जब तुम डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, उसमें x64 लिखा हुआ होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ होता है? ये 86x ऐसा लिखा हुआ होता है और x64, ठीक है। तो ये 64 बिट, जो भी हमारे नए प्रोसेसर्स होते हैं वो अभी तो 64 बिट्स का यूज़ करते हैं। ये x86 का है ना, वो 32 बिट्स यूज़ करता था, ठीक है। तो मुझे बताओ, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। 32 बिट के जो प्रोसेसर्स है, ये 64 बिट से बहुत ही स्लो है, ठीक है, स्पीड में या फिर कौन सी भी प्रोसेसिंग में 64 बिट वाले मतलब कि बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। वो एक तरह से वर्ड साइज होता है, ठीक है। जो हमारे पुराने पेंटियम प्रोसेसर्स थे उसमें हमारे 32 बिट्स का क्या उसकी वो वर्ड साइज है, ठीक है। डेटा बसेस में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, उसमें भी हम बिट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। 16 बिट्स का हो गया हमारा, जो 12th में पढ़ने वाले हैं, जो कि 886 है, उसमें 8 बिट डेटा ट्रांसफर है, ठीक है। तो सिर्फ वहाँ पे उसकी वर्ड साइज क्या होगी? 8 बिट की, ठीक है। अभी जो पुराने वाले प्रोसेसर्स है पेंटियम के, वो 32 बिट्स यूज़ करते हैं। एक हिस्ट्री बताता हूँ, जो कि इंटेल ने जब उन्होंने फर्स्ट टाइम 32 बिट्स के सीपीयूज तैयार किए, तो उनको लगा कि वो यहाँ से आगे वाले मतलब कि इससे भी फास्ट कौन से भी प्रोसेसर तैयार नहीं हो सकते। उसके बाद जब उन्होंने वर्ड साइज अपडेट मतलब कि इंक्रीज करने का बंद कर दिया, उसके बाद राइजन ने क्या किया, 64 बिट के प्रोसेसर निकालना शुरू किए। तब राइजन के प्रोसेसर तो फास्ट चल रहे थे, तो इंटेल को उसका बहुत ही लॉस हुआ और इंटेल ने राइजन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद इंटेल क्या कर रहा था, राइजन के 32 बिट्स का जो आइडिया है वो यूज़ करने के लिए शुरू करेगा, ठीक है। डेटा बसेस की हम इसमें से डेटा ट्रांसफर करते हैं। मान लो कि कैसा डेटा, वो होता है हमारा वीडियोस हो गया, इमेजेस हो गया, या फिर कौन से भी तुम्हारी एक्सेल फाइल होगी, वो सारे के सारे, वो सारा का सारा डेटा इन डेटा बसेस से ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एड्रेस बस क्या होता है कि इन शॉर्ट कंप्यूटर के पास या फिर रैम के पास कह लो या फिर प्रोसेसर के पास कह लो, एक लिस्ट होती है किस एड्रेस पे मैंने ये फाइल स्टोर की है। मतलब कि मान लो कि मैंने एक इमेज डाउनलोड की है नेचर की, जेपीजे फाइल, जेपीजे, ठीक है। इसका एड्रेस कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 ऐसा कुछ डाल दिया। मुझे बताओ, ये सिर्फ एक ही फाइल है क्या मेरे कंप्यूटर में? बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, बहुत सारी है। तो कंप्यूटर के पास उन सभी के एड्रेसेस होते हैं, हर एक फाइल के एड्रेसेस स्टोर किए हुए होते हैं, और वो और वो सारे के सारे एड्रेसेस एक रैम में स्टोर किए जाते हैं, जो कि हमारी होती है मेन मेमोरी, ठीक है। सीपीयू उस पर डिपेंड रहता है। जैसे कि तुमने कौन सी भी फाइल एक्सेस कर दी, तो वो क्या करता है, पहले एड्रेस को सर्च करता है इन हमारे एसएसडी में जाके उस एड्रेस को सर्च करता है, और जब भी उसे उसकी फाइल मिल जाती है, तब वो फाइल एसएसडी से लेके फिर से रैम में लोड की जाती है।
इंटरनल कैशे क्या होता है मैं बताता हूँ। जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो कम्युनिकेशन होता है रैम के साथ, प्रोसेसर का जो भी कम्युनिकेशन होता है रैम के साथ, उसके बीच में एक कैशे मेमोरी होती है। वो 4 MB की भी हो सकती है। ये क्यों होती है? जब तुम्हें डेटा लोड करना है प्रोसेसर में, तो कैशे क्या करता है, वो एक्चुअल में जो प्रोसेसर में डायरेक्टली डेटा लोड होने वाला था रैम से, वो वैसा नहीं करता। वो सिक्वेंशियली डेटा को प्रोसेस करता है। और मान लो कि हमें 128 MB का डेटा डायरेक्टली प्रोसेसर में लोड करना है, तो प्रोसेसर डायरेक्टली ये 128 MB का डेटा लोड नहीं कर सकता, इसलिए उसके बीच में कैशे रख दिया जाता है। कैशे क्या करता है, 4 बिट्स में 4 MB में उसको डिवाइड करके वो प्रोसेसर को दिया जाता है। उस पर वो काम करता है और फिर से वो डेटा जो भी प्रोसेसर में डाला हुआ है वो फिर से कैशे में आता है और कैशे से रैम में चला जाता है। यह होता है इंटरनल कैशे। इट इम्प्रूव्स द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ पेंटियम प्रोसेसर्स। जब रैम से डायरेक्टली डेटा 128 MB का चला जाएगा प्रोसेसर के लिए, तो प्रोसेसर वो हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए क्या किया कि कैशे डाल दिया इसमें, और उसके बाद प्रोसेसिंग बहुत ही स्मूथ हो गई। ओके, व्हाट इज मेमोरी? उसमें टाइप्स होते हैं हमारी। कन्वेंशनल मेमोरी होगी, एक्सटेंडेड मेमोरी होगी, एक्सपांडेड मेमोरी होगी। ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। जो कन्वेंशनल मेमोरी होती है वो फर्स्ट जो भी तैयार की गई थी वो 640 की थी कन्वेंशनल मेमोरी। इट सप्लीमेंटेड बाय reserved area containing ROM, DOS based program load and run from within the 640 kilobytes of memory। ठीक है, कन्वेंशनल मेमोरी ये पहली मेमोरी की गई थी। जो एक्सपांडेड मेमोरी होती है, एक्सपांडेड मेमोरी का देखते हैं। एक्सपांडेड मेमोरी इज अ टेक्निक फॉर यूटिलाइजिंग मोर देन 1 MB ऑफ मेन मेमोरी इन DOS बेस्ड कंप्यूटर। 1 MB जो हमारे कन्वेंशनल मेमोरी है, जो कि ये है, जो उसकी साइज क्या है 640 KB, तो उसको एक्सपांड किया जाता है अप टू 1 MB तक या फिर उससे भी ज़्यादा, तो वो होती है एक्सपांडेड मेमोरी। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो भी हमारे रिसेंट के मोबाइल डिवाइसेस है उसमें वर्चुअल मेमोरी भी यूज़ की जाती है। ठीक है, उसमें भी हम वर्चुअल मेमोरीज यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गई, एक एक्सपांडेड मेमोरी होती है। एक्चुअल में हमारी 8 GB की एक रैम होती है, बट हम उसको एक्सपांड करके और 8 GB वर्चुअल मेमोरी यूज़ करते हैं। वो वर्चुअल मेमोरी हमारी होती है 256 GB का स्टोरेज स्पेस है मोबाइल में, तो उसमें से वो 8 GB यूज़ करेगा एज ए एक्सपांडेड मेमोरी। वो होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। जो कन्वेंशनल मेमोरी होती है, मान लो कि उसमें एक्सपांडेड मेमोरी का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी की ये कंसेप्ट नहीं है कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में सिर्फ हमने मोबाइल की 8 GB रैम यही यूज करने वाले हैं, वो एक्सटेंडेड नहीं हो सकती। ठीक है, जो कि हमने पहले ही जब वो मोबाइल मैन्युफैक्चर किया जाता है तब उसमें लोड किया जाता है। वो होती है हमारी कन्वेंशनल मेमोरी, जो कि हमारे होती है रैम। एक्सपांडेड मेमोरी में वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट आती है। ठीक है, एक्सटेंडेड मेमोरी में हमारे जो पुराने वाले पीसेस थे, जो XP थे, उसमें ना हम मेमोरी ऐड नहीं कर सकते थे, फिजिकल मेमोरी। ठीक है, उसमें हम कोई भी रैम ऐड कर सकते हैं, उसको एक्सटेंडेड मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग एक्सप्लेन मेमोरी पैप ऑफ कन्वेंशनल मेमोरी। इसमें देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, ये 640 किलोबाइट्स की मेमोरी है। ठीक है, ये जो है वो कन्वेंशनल मेमोरी। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं
8 GB की कन्वेंशनल मेमोरी, सिर्फ ये मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताओ जब तुम विंडोज 10 यूज करते हो, ठीक है, उसमें से हमारा 4 GB का जो डेटा होता है या फिर रैम का जो स्पेस होता है 4 GB का, वो सिर्फ विंडोज के लिए जाता है। ठीक है, अब तुम 4 GB की रैम लेके तुम विंडोज 10 चला रहे हो तो तुम्हारा विंडोज 10 बहुत ही स्लो चलेगा। ठीक है, 4 GB में ये प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, क्योंकि विंडोज 10 ही हमारा 4 GB का होता है, और उसमें से भी हमें जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि क्रोम ले, मैंने क्रोम ओपन कर दिया, या फिर उसके बाद मैंने ओपन कर दिया कौन सा भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इन शॉर्ट का यू मैंने उसको ओपन कर दिया, वो मोबाइल में नहीं, वो मोबाइल में होता है, ऐसा भी कौन सा भी दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर दिया। मुझे बताओ इसमें ही पूरी की पूरी 4 GB रैम भर गई, तो दूसरा कौन सा भी प्रोसेस हम करने के लिए डालेंगे। मान लो कि तुमने टर्बो सी ओपन कर दिया, तो इसमें वो स्पेस है क्या कि वो टर्बो सी उसमें लोड किया जाए? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, 8 GB में हमारे ये डॉस हो गए। मैं ये एक्चुअल में अभी जो हमारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं वो ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा हमने यहाँ पे बायोएस रखा हुआ है। ये बायोएस होता है जो भी हमारे पेरिफेरल्स डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करने के लिए, हमारे जो हार्डवेयर के साथ जो भी कम्युनिकेशन होते हैं उसका भी थोड़ा कोड होगा। ठीक है, वो सारे का वो कोड पूरा का पूरा या फिर उसका जो एग्जीक्यूशन का पार्ट जो है वो इस बायोएस में स्टोर किया जाता है। उसके बाद हमारे एप्लीकेशंस आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे एप्लीकेशंस आ गए, कौन से, क्रोम या फिर प्रीमियर प्रो, ये ले लो, और उसमें हमारा वो एप्लीकेशंस का डेटा इन क्रोम्स में होता है। ठीक है, ये होता है मेमोरी मैप ऑफ कन्वेंशनल मेमोरी, जो कि ये वर्चुअल मेमोरी नहीं होती, ये होती है हमारी फिजिकल मेमोरी। उसमें हम डेटा कैसे लोड करते, फिर से एक बार बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। मान लो कि तुम्हारी 8 GB की रैम है। ठीक है, जब तुमने पीसी शुरू किया तब उसमें पहले क्या लोड होता है, हमारा बायोस, जो कि हमारी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन रखने के लिए जो कोड होता है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो लोड पहले किया जाता है। उसके बाद बायोस जब वो लोड होता है, उसके बाद बायोस क्या करता है कि हमने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड किए या फिर इंस्टॉल किए हैं पीसी में, जैसे कि हमारा विंडोज हो गया, दूसरा मैक ओएस हो गया, या फिर हमने उबंटू या फिर लिनक्स ये इंस्टॉल किया है, वो हम यहाँ पे लोड करेंगे। ठीक है, उसकी साइज कितनी होगी, मान लो कि 4 GB, ये विंडोज का ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ये विंडोज का ले लेते हैं, 4 GB की विंडोज की साइज होगी, ये हमारी 8 GB की फिजिकल मतलब कि कन्वेंशनल रैम, ये होती है हमारी फिजिकल मेमोरी। उसके बाद हमने क्या किया, क्रोम का या फिर फाइल मैनेजर को ओपन कर दिया। फाइल मैनेजर को उसकी साइज ले लो 800 MB। अब जो भी स्पेस रहता है ये 100 MB का ही ले लेते हैं। ये टोटल लेके चले तो ये हो गया 5 GB का हो गया ये टोटल स्पेस, और ये जो 3 GB रह चुका है उसमें हम हमारे दूसरे कौन से भी सॉफ्टवेयर्स ओपन कर सकते हैं। ये होता है हमारा मेमोरी मैप ऑफ फिजिकल मेमोरी, या फिर हम उसे कह सकते हैं कन्वेंशनल मेमोरी, जो कि हमें यहाँ पे 640 KB के साइज में बताया था। हमने सिर्फ वहाँ पे 8 GB लिया है, और रैम में कैसे लोड किया जाता है, हमारे प्रोग्राम्स हो गए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, बायोस हो गए। बायोस मतलब कि हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस मतलब कि बेसिक, ये बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट और एस फॉर सिस्टम। समझ में आ रहा है? बायोस में हम पेन ड्राइव कनेक्ट जब करते हैं
बायोस पहले उस पेन ड्राइव को डिटेक्ट करता है, उसके बाद विंडोज को वो नोटिफिकेशन चली जाती है कि हमने यहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट किया है, तो वो पेन ड्राइव हमें हमारे फाइल मैनेजर में दिखा दो। ठीक है, ये हो गया। पेन ड्राइव ले सकते हैं या फिर माउस कनेक्ट कर दिया। हेडफोन्स जब भी हम कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। ये समझ में आ गया बायोस में क्या होता है, हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस। उसके बाद आते हैं हमारे विंडोज। विंडोज लोड किया जाता है, उसके बाद हमने जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, मान लो कि क्रोम ले लिया, फाइल मैनेजर या फिर पावर पॉइंट, वो सारे के सारे लोड किए जाते हैं रैम। ठीक है, ये होता है हमारी कन्वेंशनल मेमोरी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अब। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ओके, ये रैम और ये रोम, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं एकदम इन शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, देखो, रैम, मान लो कि तुमने मोबाइल, तुम मोबाइल लेने जा रहे हो स्टोर में, मोबाइल स्टोर में। ठीक है, तुम पहले क्या देखते हो, उसकी रैम क्या होती है। ठीक है, अब मुझे एक नया मोबाइल लेना है, तो मुझे उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है, तो मैं क्या देखूंगा, पहले उसकी रैम देखूंगा, उसकी स्टोरेज, क्या क्या वो स्पेलिंग है वो देखो। ठीक है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखूंगा, रैम क्या देखूंगा, 8 GB की मिनिमम, या फिर मिनिमम तुम 4 GB, इट डिपेंड्स ऑन। मैं तो 8 GB का ही देखूंगा। स्टोरेज स्पेस 256 GB। ठीक है, ये हम जो देखते हैं कोई भी मोबाइल लेने जा रहे हो, उसी तरह से हमारे रैम होती है, और ये हमारी होती है SSD। ठीक है, SSD मतलब कि हम देखते हैं लैपटॉप लेने के टाइम पे 512 GB की स्टोरेज स्पेस मुझे चाहिए, SSD 512 की चाहिए, या फिर 1 TB की चाहिए। वो हो गई हमारी स्टोरेज स्पेस। ये स्टोरेज स्पेस होती है हमारी रोम। ये समझ में आ गया। तो आगे देखो, जब तुम्हें ये समझ में आ रहा है, तो रैम और रोम कैसे वर्क करता है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं। जब तुम मोबाइल का देख रहे हो, तो उसको हमारे लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर के साथ कंपेयर करो, तभी तुम्हें ये रैम और रोम की कंसेप्ट समझ में आएगी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि हमारे 8 GB की, जैसे कि मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले, 8 GB का एग्जांपल लेके, उसमें जो हम लोड करते हैं बायोस, उसके बाद विंडोज जो कि 4 GB का होता है। ठीक है, ये जो 4 GB का हम लोड करते हैं, तो रैम रहती है ना, वो हमारा जब डिवाइसेस बंद होता है, मतलब कि तुम्हारा कंप्यूटर या फिर तुम्हारा मोबाइल बंद रहता है, तो रैम पूरी की पूरी क्लियर रहती है, एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर की तरह, वो पूरी की पूरी कोरी रहती है। तो जब तुम पीसी या फिर तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ निकालते हो, तब उसमें क्या लोड होता है, हमारा बायोएस, हमारा विंडोज, और उसके बाद जो तुम्हारे एप्लीकेशंस है, ये होती है रैम। अब मुझे एक बताओ, जब मैं पीसी पे काम कर रहा हूं और अचानक से लाइट चली गई, तो जो भी रैम में मैंने डेटा लोड किया है, विंडोज हो गया, बायोस की सॉफ्टवेयर्स हो गए, या फिर एप्लीकेशंस में क्रोम चला रहा हूँ, या फिर नोट पैड में कुछ भी नोट्स लिख रहा हूँ, तो वो सारी की सारी इरेज हो जाएंगी। यस, बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि रैम में हमारा टेम्पररी डेटा होता है, टेम्पररी डेटा, जो कि प्रोसेसर के साथ काम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि ये इंटरेक्ट करता है प्रोसेसर से। पहले मैंने बताया था प्रोसेसर, उसके बाद कैशे, और ये रैम। दिस इज द
सिंपल डेफिनेशन ऑफ रैम। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो तुम चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल दो, ठीक है। रिपीट दिस कंसेप्ट, ठीक है। फिर से बताता हूँ रैम क्या होता है। रैम होता है हमारा टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस, जिसमें जब भी हम हमारा मोबाइल डिवाइस या फिर कंप्यूटर डिवाइस हम शुरू करते हैं उसमें डेटा लोड किया जाता है, ठीक है। जब भी ये डिवाइस बंद किया जाता है तो सारा का सारा जो रैम में लोड किया हुआ डेटा है वो सारा का सारा चला जाता है। जब भी हम अचानक से लाइट चली गई तो पीसी भी बंद हो जाता है, ठीक है। या फिर तुम मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हो, मोबाइल अचानक से स्विच ऑफ हो गया तो सारा का सारा काम जो तुम मोबाइल पे कर रहे हो या फिर तुम पीसी पे कर रहे हो वो सारा का सारा निकल जाता है, ठीक है। वो होता है हमारा रैम, जिसमें हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं। और ये डाटा आता कहाँ से है? तो ये रैम में जो डाटा आता है वो कहाँ से आता है? तो वो रोम से आता है। ये 256 जीबी, ये कंसेप्ट क्या है पता है? तो इसमें तुम्हारे इमेजेस, वीडियोस या फिर तुम्हारे एप्लीकेशंस, ये सारे के सारे ये रोम में स्टोर किए जाते हैं, जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। जब तुम मोबाइल स्विच ऑफ करते हो, जो तुम्हारा इमेजेस का, वीडियोस का जो डेटा है वो रोम में चला जाता है। और जब तुम वो मोबाइल या फिर पीसी शुरू करते हो तो वो सारा का सारा डेटा रोम से उठा के रैम में चला जाता है। एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई या फिर मैक ओएस की ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये रोम में स्टोर किया जाता है। जब तुम पीसी या फिर तुम्हारा मोबाइल शुरू करते हो वो लोड रैम में किया जाता है। तो ये हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हो गया, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल हमारा पेन ड्राइव। इसमें तुम जो भी डेटा स्टोर करते हो वो एक तरह से रोम ही होता है, ठीक है। रैम में वो सारा का सारा जो रोम का जो डेटा है, हमारे विंडोज हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए या फिर कौन सी भी एप्लीकेशन हो गई, वो रैम में लोड किया जाता है। और रैम में जब लोड किया जाता है उसके बाद वो प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए जाता है। ये समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। तुम जब ये रैम और रोम मतलब डिफरेंस समझ जाओगे, तुम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो समझ जाओगे। ये सेम ही है। इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटा इज करेंटली यूज इन केप्ट, दे कैन बी क्विकली रीच्ड बाय द प्रोसेसर। मतलब कि यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है। जब हम कौन सा भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो पहले रैम में लोड होता है और उसके बाद प्रोसेसर में प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है। कहाँ से? रैम से। बट जो भी ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वो पहले स्टोर किए जाते हैं रोम में। जब तुम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो रोम में स्टोर किया जाता है, ठीक है। जब भी तुम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो तुम 1-2 GB से स्पेस हमारी, फ्री स्पेस हमारी कम होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये है। उसके बाद इट यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज व्हेन द पीसी स्विच ऑफ, एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रैम इज लॉस्ट। जो भी मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया है वही है। जो भी हम सॉफ्टवेयर या फिर कौन से भी प्रोसेस हम कर रहे हैं तो वो पहले रैम में लोड होती है और जब हम पीसी को स्विच ऑफ करते हैं तो वो सारी की सारी जो हमने डेटा स्टोर किया है रैम में वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। जब तुम सेव करोगे, ठीक है, अब मान लो कि तुम नोटपैड में कुछ एडिटिंग कोई ऐसे लिख रहे हो, बट ये ऐसे अभी भी सेव नहीं किया हमने और अचानक से लाइट चली गई तो हम ये कहते हैं कि अरे यार मैंने इसे लिखा हुआ था बट लाइट चली गई इसलिए वो सारा का सारा डिलीट हो गया, ठीक है। ये होता है रैम। और जब हम लाइट जाने से पहले मान लो कि हमने ये
ऐसे सेव कर दिया, वो फाइल सेव कर दी, तो वो फाइल कहाँ पे सेव हो जाती है, तो वो रोम में सेव हो जाती है। ठीक है, ये होता है सिंपल रैम एंड रोम का डिफरेंस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अनलाइक रोम इज डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर टर्न ऑफ। रोम, ये यहाँ पे रोम का बता रहा है, डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर टर्न ऑफ, हिंस इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हाँ, जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, जिसमें इसका मतलब है कि उसमें जो भी हमने डेटा स्टोर किया है वो डिलीट नहीं होता। वोलेटाइल मतलब कि जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है वो डेटा डिलीट हो जाता है। अब रोम में भी डिफरेंट टाइप्स के रोम होते हैं। रीड ओनली मेमोरी कौन सी है? पी रोम, मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? बेसिकली जो हमारी एक्चुअल रोम से डिफरेंस है। अब ये सुनो, जब हम पी रोम का यूज, पी रोम कैसा होता है कि जब हम एक फाइल को मॉडिफाई करते हैं, उस फाइल को मॉडिफाई करने वाला होता है वो होता है यूजर। ठीक है, बट वो एक ही बार उस फाइल को मॉडिफाई कर सकता है, बाद में उसी फाइल को ओपन करके उसको मॉडिफाई करना इम्पॉसिबल है। ये होता है पी रोम, जो कि सिर्फ यूजर ने ही क्रिएट किया होता है। ठीक है, the basic difference between ROM and PROM is in the case of PROM manufacture, in the case of ROM, यहाँ पे सिर्फ ROM की बात चल रही है। ठीक है, ROM manufacturer decides the data of memory and decides the data of memory, मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड कर सकता है कि डेटा चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, इन द केस ऑफ PROM यूजर कैन डिसाइड द डेटा ऑफ मेमोरी। यहाँ पे यूजर डिसाइड करता है कि मेमोरी का जो डेटा है वो क्या होगा, बट रोम में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है मेमोरी का क्या डेटा होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पी रोम एंड रोम। बट वंस पी रोम इज प्रोग्राम इट कैन नॉट बी अल्टर्ड अगेन, इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, इट कैन ऑल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये भी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। EPROM, erasable programmable read only memory, it is a programmable read only memory that can be erased and reused। हम इस मेमोरी को इरेज भी कर सकते हैं या फिर हम रीयूज भी कर सकते हैं। PROM में ऐसा नहीं था, हम वो एक बार ही मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बाद वो मॉडिफाई नहीं हो सकती। बट EPROM में हम उसको इरेज भी कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। EEPROM, electrically erasable programmable read only memory, is a user modified read only memory that can be erased and reprogrammed repeatedly by electrical signals। ये जो रोम होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे हम इरेज कर सकते हैं या फिर उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स मतलब कि एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ और मुझे सडनली कोई पे तो डोर पे नॉक करता है। ठीक है, तो एक तरह से वो इंटरप्ट हो गया। ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है और ये हार्डवेयर इंटरप्ट है, ये दोनों के डिफरेंस में बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो होते हैं, मान लो कि तुम कौन सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो। अब जब तुम सॉफ्टवेयर या फिर गेम इंस्टॉल कर रहे हो उसमें एक फाइल मिसिंग है, तो जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है सॉफ्टवेयर का या फिर गेम का, वो बीच में ही रुक जाएगा। वो होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। और हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं कि मान लो कि तुम वेब कैम में तुम पीसी को वेब कैम लगा के एक इंटरव्यू दे रहे हो और अचानक से तुमने उस वेब कैम की जो यूएसबी कनेक्टर की जो वेब कैम की जो पिन है जो हमने पीसी को कनेक्ट की है वो निकाल दी, तो हमारा जो इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पे वो हार्डवेयर डिस्कनेक्ट हो गया। हमें एक स्क्रीन पे एक पॉपअप आ जाता है
या फिर एक विंडो ओपन हो जाती है, योर वेब कैम इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, ये होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंटरप्ट्स। सॉफ्टवेयर मतलब कि जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कौन से भी गेम खेल रहे हैं और उसमें गेम खेलते समय एक फाइल मिसिंग है, तो अचानक से वो इंटरप्ट आ जाता है, वो तो है इंटरप्ट्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल में फिर से बता देता हूँ कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ और कौन सी भी फैकल्टी डोर पे नॉक कर देती है। जो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें बीच में कोई भी बीच में आ गए तो एक तरह से पूरी की पूरी क्लास डिस्टर्ब हो चुकी है उस टाइम पर, वो होते हैं इंटरप्ट्स। ओके, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डीएमए का एक सिंपल वे में बता देता हूँ, जो भी मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा था इन सिंपल वेज, कि डीएमए ना हमारे जो प्रोसेसर्स होते हैं वो कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते जब हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ठीक है, वहां पे आता है डीएमए। फिर से एक बार बताता हूँ। प्रोसेसर यहाँ पे काम कर रहा है, हमारा ये हो गया सीपीयू नहीं, ये इंटेल का एक प्रोसेसर है। ठीक है, उसको मैंने उसके साथ हमारी रैम कनेक्ट है, हमारा यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस के हमारे यहाँ पे पोर्ट्स है, यूएसबी पोर्ट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लगा दी। ठीक है, मैंने इस पोर्ट्स पे पेन ड्राइव लगा दी। हमारा जो ये पेन ड्राइव है वो होता है पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लगा दी, तो इसके बीच में एक डीएमए होता है। क्या होता है? डीएमए। ठीक है, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। या डीएमए क्या काम करता है कि जो भी रैम को सिग्नल्स जो जा रहे हैं या फिर जो भी हमने पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, ये डीएमए इन बायोस के साथ भी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के साथ भी ये कनेक्टेड होता है, तो वो डायरेक्टली सिग्नल प्रोसेसर को जाने की बजाय वो डीएमए पहले अपने पास ले लेता है वो सिग्नल, और उस सिग्नल को प्रोसेस करके हमें वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है कि हमारा ये ई ड्राइव ये हमारा कनेक्ट हो गया है, या फिर हमारा ये पेन ड्राइव जो भी हम उस पेन ड्राइव को नाम दे रहे हैं वो कनेक्ट हो गया। इस टाइम पे हमारा इंटेल का जो प्रोसेसर है या फिर कौन सा भी प्रोसेसर है वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वो होता है डीएमए। इन शॉर्ट, जब भी हम पेरिफेरल डिवाइसेस, पेन ड्राइव्स हो गया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हो गए, जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूशन के लिए नहीं लेता, वो टास्क ही है एक तरह से या फिर एक प्रोग्राम ही है, वो प्रोसेसर डायरेक्टली एग्जीक्यूशन के लिए नहीं लेता। उसके बीच में एक डीएमए होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वो उस पेरिफेरल डिवाइसेस को डिटेक्ट करता है और उसके साथ प्रोसेस करता है, और जो भी हमारे काम कर चालू है तो वो बैकएंड में प्रोसेसर के साथ वो चलने के लिए रख देता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम एक मूवी पेन ड्राइव से पीसी में ले रहे हो या फिर पीसी से पेन ड्राइव में ले रहे हो, तब उस टाइम पे जो डेटा ट्रांसफर का काम होता है वो डीएमए करता है। हमारा प्रोसेसर उसमें कोई भी इंटरेक्ट नहीं करता, इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होती उसमें। अब व्हाट इज कंट्रोलर एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। डिवाइसेस होते हैं, मान लो कि पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, उन सब के लिए अलग अलग तरह से कंट्रोलर्स होते हैं, मान लो कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मुझे बताओ, मैंने कीबोर्ड का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें हम कीज प्रेस करते हैं
तो सेम सॉफ्टवेयर में माउस के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उसमें टाइप करने वाले हैं, ना कि उस कर्सर का यूज करने वाले, ठीक है। कीबोर्ड के लिए हर एक उसका एक सेपरेट कंट्रोलर होगा। माउस हम यूज करने वाले हैं, उसका एक सेपरेट कंट्रोलर होगा। पेन ड्राइव यूज करने वाले हैं, या फिर जो भी हमारे डिवाइसेस है जो हम पीसी को कनेक्ट करने वाले हैं, उनके सारे के सारे कंट्रोलर्स डिफरेंट होते हैं। जो कि वो डिवाइसेस क्या काम करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइसेस को। अब जो बायोएस होता है ना रैम में, जो जो बायोस का मेमोरी एरिया है, उसमें सारा का सारा हमारा माउस का जो कंट्रोल हो गया, या फिर जब हम टाइप करते हैं वो सारा का सारा डेटा पहले बायोस में जाता है, उसके बाद हमें स्क्रीन में दिखाया जाता है। माउस हम जब कर्सर मूव करते हैं तब जो हमारा पहला डेटा है वो बायोस में हमारे जो ये कंट्रोलर्स के जो भी एक कंट्रोलर्स होते हैं उसके जो सॉफ्टवेयर्स है वो बायोस में लोड किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी हम कोई भी कमांड देते हैं तो वो कमांड पहले बायोस में जाएंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर को जाएंगे और हमें डिस्प्ले किए जाएंगे। समझ में आ गया? ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मतलब कि रियल लाइफ एग्जांपल मतलब कि ऐसे ही प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है, पहले तो जब हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं वो एक सिग्नल भेज देता है, ये डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। बायोस को, जो रैम में हमने बायोस लिखा था ना, वो उसको सिग्नल भेज देता है कि ये डिवाइस हमने कनेक्ट किया है, तो वो कंट्रोलर एक्टिव हो गया। उसके बाद जो भी हम जो भी हम कीबोर्ड में काम करने वाले हैं, तो वो पहली प्रोसेस कंट्रोलर को जाएगी और वो कंट्रोलर फिर से स्क्रीन पे डिस्प्ले किए मतलब कि डिस्प्ले कर देगा जो भी हम ऐसे लिख रहे हैं। इंटरफेसिंग विथ कंप्यूटर सिस्टम, इंटरफेसिंग विथ बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या फिर रिसीविंग कमांड्स फ्रॉम कंप्यूटर, डिकोडिंग कमांड्स, generating controlling signals to basic input output devices, transferring data between computer and devices, error checking on data and correcting it, interrupting CPU for data transfer। ये interrupting CPU का मैं एक बता देता हूँ। मान लो तुम एक मूवी कॉपी पेस्ट कर रहे हो पेन ड्राइव से कंप्यूटर में, ठीक है। तो तभी एक मूवी कॉपी हो रही है, अब तुम्हें दूसरी भी लेनी है, तो कंप्यूटर तुम क्या करते हो कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेन ड्राइव से ड्रैग करते हो और हमारी कंप्यूटर की जो फाइल मैनेजर होती है उसमें ड्रॉप कर देते हो, तो वो एक तरह से इंटरप्ट हो गया। सेम एग्जांपल, एक मूवी तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो और जब तुम दूसरी मूवी कॉपी पेस्ट करने के लिए लेते हो तो वो उसका डेटा समटाइम्स वो करप्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक तरह से वो जब तुम कॉपी पेस्ट कर रहे होगे तो तुम्हें एक इंटरप्ट या फिर कोई भी नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आ जाती है, वो तो एक तरह से होता है इंटरप्ट। टेस्टिंग अ डिवाइस, जब तुम टेस्टिंग अ डिवाइस का मैं बता देता हूँ। जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पुराने वाले कंप्यूटर्स होते हैं विदाउट कंटिन्यूस यूज वैसे ही पड़े रहते हैं। तो मुझे बताओ 10 से 15 साल के बीच में हमने उस कंप्यूटर को यूज नहीं किया और अचानक से हमने वो कंप्यूटर शुरू कर दिया, तो पहले वो विंडोज लोड नहीं करता, पहले वो करता है लोड बायोस को और चेक करता है कि हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, हमारा जो फैन है, रैम है, रोम है, वो काम करता है कि नहीं, वो चेक करता है। वहां पे होती है हमारी डिवाइसेस की टेस्टिंग। पेन ड्राइव नहीं, यहाँ पे माउस हो गया, कीबोर्ड, इंटरनल जो फैंस होते हैं, जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, रैम होती है, रोम होती है, इस सिस्टम्स को और एक ग्राफिक्स कार्ड, इसको भी वो चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा वीडियो अडेप्टर। ओके, वीडियो अडेप्टर में ना हम जो भी डेटा केबल्स यूज करते हैं वो होता है हमारा वीडियो अडेप्टर। इट अलाउ टू कम्युनिकेट विथ display monitors. A display adapter must be inserted on one of the PC's
एक्सपांशन स्लॉट, मतलब कि हम यहाँ पे मॉनिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, वो हो गया। IBM Color graphics card adapter CGA offers lousy text and graphics। ये जो 640 है, 640 x 200 है ना, वो हमारी होती है पिक्सल साइज। अब जब तुम YouTube पे वीडियोस देख रहे हो तो तुम उस वीडियोस को 1080p पे देखते हो, ठीक है। उसी तरह से 480 हो गया, 720 हो गया, 360 हो गया। यहाँ पे 480p का एग्जांपल है थर्ड में, हम देखो वहाँ पे 640 x 480, ये होते हैं हमारे डिस्प्ले रिजोल्यूशंस, ठीक है। जो हमारे लैब में हमने जो पीसी मॉनिटर्स लगाए हैं उनके रिजोल्यूशन से 1280 x 720, ठीक है। हमारा जो मोबाइल होता है या फिर लैपटॉप होता है, जो भी हमारे नए हम मॉनिटर्स यूज करते हैं, उसके 1920 बाय 1080 ये रिजोल्यूशंस होते हैं, और उसमें हर एक रिजोल्यूशंस डिफरेंट होते हैं और उसके डिफरेंट कलर साइज होती है। अब यहाँ पे IBM का एक है एनहांस्ड ग्राफिकल एडाप्टर्स है, इसका भी है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये भी डिफरेंट है। अब हम जो यूज करते हैं लैब में, तो वो सुपर VGA एडाप्टर ऑफर्स 1024 बाय 768 रिजोल्यूशन, ठीक है। अब व्हाट इज FDC एंड HDC, ये होते हैं फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर। तुमने शायद ये फ्लॉपी डिस्क नहीं देखे होंगे, कंट्रोलर्स। Essential peripheral devices, all PCs have floppy disk circuitry on motherboard। जो पुराने वाले PCs है उसमें फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर होते हैं। अब अभी के PCs में शायद वो नहीं है, ठीक है, वो निकाल दिए गए हैं क्योंकि उसका अभी यूज नहीं करते। यह है हमारी फ्लॉपी डिस्क, तुमने शायद नहीं देखा होगा, ये तुमने नहीं देखे होंगे। ये HDD तुमने देखा होगा, वो कनेक्टर है ना, तो ये फ्लॉपी डिस्क है ना, ये जो फ्लॉपी डिस्क है वो इंसर्ट किए जाते हैं इस तरह से। कुछ साइज में बड़े होते हैं, कुछ साइज में छोटे होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के, ये जो है ना, ये बड़ा वाला वो यहाँ पे इंसर्ट किया है। हर एक फ्लॉपी डिस्क की साइज अलग होती है। हर एक फ्लॉपी डिस्क का डेटा मतलब कि मेमोरी साइज भी अलग होती है, जिसकी हम पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। हर एक मेमोरी कार्ड की साइज अलग होती है, उसी तरह से इन फ्लॉपी डिस्क की भी साइज अलग होती है। ये जो येलो पार्ट है ना, यहाँ पे हम हमारे नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, ये कनेक्शन पार्ट होता है, कनेक्टिंग डिवाइस, मतलब कि USB जैसे पोर्ट होता है वैसे यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ नोट्स लिखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से डिस्प्ले होते हैं। ओके, शायद तुमने हार्ड डिस्क देखे हैं, ये होती है हार्ड डिस्क। अब नेक्स्ट, ओके, ये हो गया हमारा फंक्शनल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ PCs। अब नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे हम देखने वाले हैं नेटवर्किंग का, हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम्स। टाटा बाय बाय, और दुआ में याद रखना।